जय हिंद भावी अधिकारियों। पीसीएस लेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी स्टेट पीसीएस एवं आरओ को ध्यान में रख करके एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी करते हैं, जहाँ से नए प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। चलिए, हम समय को बर्बाद किए बिना आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? आपका ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच जे लास्की या डी केसी वियर। तो इसका सही आंसर डी केसी वियर है। केसी वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आइए हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो भारत संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ये कहा था आपके जी ऑस्टिन ने। ठीक है। और जी ऑस्टिन ने ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा। ठीक है। वैसे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और यही हम जान लें तो भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा, ऐसे बोला है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने मूल अधिकारों की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको। लेकिन कई बार प्रश्न में पूछ लिया है कि उन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो संवैधानिक उपचार और आर्टिकल 32 को पूछ लेता है। ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ठीक है। ये लिखा नहीं, इसको लेखा याद करिएगा। ठीक है। लेखा तक सीमित रह गया। आपके ऑप्शन ए 1975, बी 1977, सी 1976 या डी 1981। तो इसका सही आंसर सी 1976 है। ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो संविधान का आर्टिकल 148 में, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का बारे में दिया गया है। ठीक है। और 1976 में तो आर्टिकल 76 भी याद कर लो, महान्यायवादी। कई बार कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कि 76 महान्यायवादी और महानियंत्रक लेखा परीक्षक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आर्टिकल 76 है ये महान्यायवादी की बात करते हैं, और जो आर्टिकल 148 है ये आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ बोला जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य बताना है। तो आपका एक, यह 1977 में अस्तित्व में आया, और दो, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी सी है, क्योंकि पीएमओ अस्तित्व 1977 में आया, ये सही है, लेकिन इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है? नहीं। जो इसका प्रधान होता है उसको मुख्य सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं। ठीक है। उसको कैबिनेट सचिव नहीं, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों का क्रम। ठीक है। ये लघु उद्योग के लिए बनी समितियों का क्रम है, इसको हमें कूट के माध्यम से बताना है। ठीक है। एक, नायक समिति, दो, आबिद हुसैन समिति, तीन, एस कोहली समिति, और चार, कार्वे समिति। आइए हम इनके गठन का वर्ष देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, तो नायक समिति हमारी 1991 में। ठीक है। उसके बाद आबिद हुसैन समिति, तो ये नायक समिति के 4 साल के बाद। तो कब बनी? ये 1995 में। ठीक है।
उसके बाद हम देखें तो SS कौली समिति, तो कौली समिति देखते हैं तो आबिद हुसैन समिति के 5 साल के बाद, तो ये 2000 में हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्य समिति, तो ये आपकी 1955 में। तो सबसे पहले कार्य समिति 1955 हो गई। ठीक है, तो 4 हमारा पहला हो जाएगा, तो 4 दिया है C और D में, तो A और B तो हो नहीं सकते, या तो C सही या D। उसके बाद हमारा नायक समिति 1991 में, तो 4 के बाद 1, तो हमारा D। 4 1 2 3 सही हो जाएगा, यानी कार्य समिति सबसे पहले, फिर नायक समिति 1991, और नायक समिति के 4 साल के बाद आबिद हुसैन समिति 1995, फिर आबिद के बाद SS कौली, आबिद के 5 साल के बाद। ठीक है, SS कौली, तो ये 2000 में हो गई। तो आप याद रखिए, कार्य सर्वप्रथम है, उसके बाद नायक के बाद आबिद है, आबिद के बाद कौली है। ठीक है, जिस तरह से आप याद कर सकें उस तरह से याद कर लीजिए। ये समितियों का संबंध किससे है, तो लघु उद्योगों से है। कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से किस समिति का संबंध लघु उद्योग से नहीं है, या निम्न में से कौन सी समितियां लघु उद्योग से हैं, तो आपको पता होना चाहिए चारों समितियां का संबंध लघु उद्योगों से है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कार्यक्रम अपने प्रारंभ वर्ष से सुमेल नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, बी, समन्वित बाल विकास योजना 1975, सी, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1986, डी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। तो देख लीजिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 एकदम सही है। समन्वित बाल विकास योजना 1975 बिल्कुल 1975 में बनी है। अब आज राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1986 नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये 1986 नहीं, ये कब है, ये 1983 में बनी है। ठीक है, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 ये भी सही है। ठीक है, अब राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। ठीक है, तो इसकी थीम 2025 की थीम क्या है, तो 2025 की थीम है एकजुट हो जाओ, काम करो, खत्म करो। ठीक है, ये 2025 की थीम है। अच्छा, ये कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी का अंतिम रविवार। ठीक है, जनवरी का अंतिम रविवार को मनाया जाता है। पर भारत की अगर बात आ जाए, ये बोले कि भारत में कुष्ठ निवारण ये कब मनाया, दिवस कब मनाया जाता है, तो ये गांधी जयंती। ठीक है, ये 30 जनवरी को, भारत इसको 30 जनवरी से को मनाता है। ठीक है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पे आपसे पूछा जाए तो जनवरी का अंतिम रविवार। ठीक है, एक जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन MKKS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, मजदूर किसान शक्ति संगठन का? आपका ऑप्शन ए, RTE अधिनियम से, बी, RTI अधिनियम से, सी, मनरेगा से, या डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है कि ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको शॉर्ट में MKKS बोलते हैं, इसका संबंध इससे RTI अधिनियम से है। अच्छा, इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। ये जो शक्ति संगठन था, इसने क्या किया था कि 1990 में राजस्थान में अकाल, ठीक है, अकाल पड़ा, तो अकाल राहत के लिए जो धन आया था, ठीक है, तो जो धन दिया गया था, तो उसमें मजदूरी के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। राहत कार्य के लिए जो राशि दी गई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी इसने, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। ठीक है, उसी के बाद से RTI का नींव पड़ी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। आपका ऑप्शन ए, क्रोनोमीटर, बी, एक्नोमीटर, सी, बोलोमीटर, या डी, ग्रेवोमीटर। तो इसका सही आंसर सी, बोलोमीटर है। आइए हम ये दिए हुए विकल्पों में अन्य मीटरों के बारे में भी जान लेते हैं। आइए हम देखते हैं। तो क्रोनोमीटर ये पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है। एक्चुअली क्रोनोमीटर एक समय मापने का
एक प्रकार की घड़ी होती है जो समुद्र में नाविकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्रोनोमीटर। एक्टोनोमीटर की बात करें तो ये सूर्य विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम ग्रेवोमीटर की बात करें तो ये पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, मतलब क्रोनोमीटर आपका हो गया, ये पानी के जहाज में यानी समुद्र में नाविकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक प्रकार की घड़ी होती है, क्रोनोमीटर। ठीक है, एक्टोनोमीटर की बात करें ये तो सूर्य विकिरण की तीव्रता मापने के काम आता है। हम ग्रेवोमीटर की बात करें तो ये पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? एक, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दो, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26 1950 से अपनाया गया। आपके ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, या डी दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? डी, दोनों ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो ये विक्रम नहीं है, किस पर है? शक संवत पर है। ठीक है, शक संवत पर है। और अगर राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था तो ये 26 जनवरी नहीं, ये कब? 22 मार्च, 22 मार्च। ठीक है, ये 22 मार्च कब? 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। अच्छा, 24 जनवरी 1950 की तीन घटनाएं हैं। ठीक है, एक दो और तीन घटनाएं हो गई। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को है, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक, और इसी दिन कौन? राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, तो अब चार घटना याद रखिएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक, 24 जनवरी, और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, वो भी 24 जनवरी। ठीक है, और राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 की बात है। ठीक है, और 1957 में आपका पंचांग वाला हो गया। तो कभी क्रम मिलाने के लिए दे दें, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न मंदिरों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपका एक, बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, दो, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, तीन, महाबलीपुरम का तटी मंदिर, चार, सप्त पैगोडा। आपका ऑप्शन ए 1 2 4 3 सही है, बी 2 1 3 4 सही है, सी 3 2 1 4 सही है, या डी 4 3 1 2 सही है। ठीक है, आइए हम इनका स्थापना वर्ष ही देख लेते हैं, कब कब बनाया गया है। तो हम अगर बृहदीश्वर मंदिर की बात करें तो ये 1003 है ना, ये 1003, 1003 से 1010 में। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? ये राजराज प्रथम। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। ये भी याद रखिएगा, इसके निर्माण किन राजा के समय में किन्होंने निर्माण कराया। तो इसके राजराज प्रथम हो गए। ठीक है, लिखने में नहीं आ रहा है, बस मेरी आवाज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। यही हम अगर गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की बात करें तो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर ये 1035 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1035 में हुई है। ये किसने बनवाया? तो राजेंद्र चोल ने। ठीक है, उन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, उसके बाद हम महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों की बात करें तो महाबलीपुरम के तटीय मंदिर ये 674 से, है ना, ये 674 से आपके 800 के बीच में बनाए गए थे। ठीक है, और अगर हम सप्त पैगोडा पे आ जाएं तो सप्त पैगोडा के मंदिर ये भी इसी समय काल के हैं, समथिंग 640 से लेकर के 674 तक। ठीक है, तो ये अब इनको बनाने की बात करें तो ये दोनों ही महाबलीपुरम के तटीय मंदिर की बात हो, चाहे आपके सप्त पैगोडा, इन दोनों से ही नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय संबंधित है। ये पल्लवों ने बनाए थे। ठीक है,
अगर शासक से पूछे तो नरसिंह वर्मन प्रथम, द्वितीय परमेश्वर वर्मन भी थे उससे संबंधित सप्तपैगोडा से। और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर की बात करें तो नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आता है। ठीक है, तो अब देख लो इनको, अगर हम लगाने की बात करें तो ये सप्तपैगोडा आपके हो गए 640 से 674, फिर 674 के बाद ये आपके सप्तपैगोडा के मंदिर आपके हो गए ये 640 से, है ना, 640 से 674 हो गए। महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों की बात करें तो ये आपके 674 से 800 हो गए। तो हमारा 4-3, ठीक है, तो 4-3, तो 4-3 किसमें, ये डी में दिया है, तो 4-3-1-2 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची मिलान करनी है। ठीक है, राजा हैं, उनके राज्य दिए हुए हैं, तो ए धनंजय, है ना, इनके आगे अवमुक्त दिया हुआ है इनका राज्य। बी नीलराज, ठीक है, इनके आगे 2 कांची दिया हुआ है। सी उग्रसेन, इनके आगे 3 कुस्तलपुर दिया हुआ है। डी विष्णुगोपा, इनके आगे 4 पालक का दिया हुआ है। तो हमें इनका शासन मिलाना है ना। चलिए हम मिला लेते हैं इनको। तो अगर हम बात करें इनकी धनंजय की, तो धनंजय का संबंध है कुस्तलपुर से। ठीक है, और नीलराज की बात करें तो इनका संबंध है अवमुक्त से। उग्रसेन की बात करें हम तो उग्रसेन का संबंध है पालक्का से। और विष्णुगोपा आपके कांची हो गए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3-1-4-2 सही हो गया। तो 3-1-4-2 हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये रहा अब आपके लिए प्रश्न। ठीक है, कि पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है। तो एक तो प्रश्न में ही आपका एक आंसर हो गया, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, कितनी बार पूछा जाता है। तो ये पुष्यमित्र शुंग हो गए। ठीक है, शुंग वंश के थे। आपके ऑप्शन ए सारनाथ, बी बेसनगर लेख, सी अयोध्या लेख, और डी हाथी गुम्फा लेख। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में 2 पॉइंट और हैं कि भरत स्तूप का भी निर्माण इन्होंने कराया था, और जो पतंजलि थे, ठीक है, ये भी इन्हीं के दरबार से संबंधित थे। एक तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताइए, और साथ साथ में अदर जो अभिलेख दिए हुए हैं ये किस किस से संबंधित है वो भी बताइए। ठीक है, उसको भी भेजिए, आपका भी इससे स्किल बढ़ेगा, आपको भी याद हो जाएगा। याद है तो अच्छी बात है, उसका रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको भी पता चल जाएगा, और आपके कमेंट के माध्यम से बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, जिसका भी आंसर सही रहेगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। हाँ, एक बात और है कि हमारे इस वीडियो को जो मस्ती मस्ती में मस्ती की क्लास है और मस्ती में पढ़ने वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को देख करके अपना समय बर्बाद न करें, और इस चैनल को भी देख करके समय बर्बाद न करें। ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है, जो एकदम अपने आप में सीरियस है, गंभीर है। क्योंकि मस्ती की क्लास पढ़ने वालों को हमारे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसको उनको हमारी सलाह है कि वो अपना यहाँ आकर के अपना समय बर्बाद न करें। ठीक है, और जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो अवश्य इसको फॉलो करें। परिणाम आपको एग्ज़ाम के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.